कल्पना चावला का नाम भारत में कौन नहीं जानता। वो ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस में गई थी। लेकिन स्पेस में ही एक दुर्घटना की वजह से कल्पना चावला की मौत हो गई थी। कल्पना चावला का स्पेस क्राफ्ट दोबारा धरती पर आते समय टूटकर बिखर गया और स्पेस क्राफ्ट में मौजूद 7 और लोग भी मारे गए। कल्पना चावला की मौत के कुछ दिनों के बाद ही कल्पना के परिवार ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी को एक खत लिखा। कल्पना के परिवार ने रतन टाटा को बताया कि कल्पना के पास एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है जिसे वो अपने साथ स्पेस में ले गई थी। वो फोटो टाटा ग्रुप के पुराने चेयरमैन JRD टाटा की थी। कल्पना चावला को पंजाब के छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका होते हुए स्पेस में पहुंचने की इंस्पिरेशन JRD टाटा से ही मिली थी। उनकी फोटो इस पर्स में अपने साथ ले जाकर कल्पना चावला एक तरह से उन्हें अपनी ओर से ट्रिब्यूट दे रही थी। ये कहानी 1892 से शुरू होती है, जब JRD टाटा भारत में कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने की 50वीं एनिवर्सरी मना रहे थे। क्योंकि सन 1932 में भारत का पहला कमर्शियल प्लेन भी JRD टाटा ने ही उड़ाया था। JRD टाटा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पहली एयरलाइन की शुरुआत की थी। उसी को आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। 1982 से 78 साल की उम्र में JRD ने दोबारा प्लेन उड़ाया और उस प्लेन को लैंड करने के बाद अपने भाषण में उन्होंने कहा कि आज मैंने जो प्लेन उड़ाया है उसका मकसद इस देश के युवाओं को सिर्फ ये बताना था कि सारी तकलीफों के बाद भी कुछ कर गुजरने का जुनून आपको अलग ही खुशी देता है। आपको खुशी होती है जब आप वो कर दिखाते हैं जिसकी उम्मीद आपको भी नहीं थी और दूसरों को भी नहीं थी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। उस दिन JRD टाटा के भाषण से कई युवा इंस्पायर हुए, जिनमें से एक थी कल्पना चावला। कल्पना चावला के परिवार ने रतन टाटा को जो फोटो भेजे थे उन्हें आज पुणे के टाटा सेंट्रल आर्काइव्स में सजा करके रखा गया है। आज कल्पना चावला और JRD टाटा दोनों ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कारनामे और उनकी बातें आज भी हमें मजबूती देने के लिए काफी है। द जेगर्स फ्रंटाइन माइन दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान है जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसे सन 1870 में खोजा गया था। यहाँ मिले हीरे की पहली खासियत तो ये थी कि ये अपने साइज में बहुत बड़ा था, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे से दुगना बड़ा। दूसरी खासियत ये थी कि इस खदान से निकले हुए हीरे प्योरिटी के मामले में दुनिया के बाकी हीरों से कहीं गुना ज्यादा अच्छे थे। इस खदान ने भी टाटा ग्रुप के लिए एक जरूरी रोल निभाया, जिसकी कहानी हम इस एपिसोड में जानेंगे। इस खदान से निकले एक हीरे को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का 100 साल का राज पूरे होने की खुशी में जुबली डायमंड नाम दिया गया। जुबली डायमंड को सन 1900 में पेरिस में लोगों के देखने के लिए लगाया गया, जहां पर टाटा ग्रुप के तब के चेयरमैन सर दोराबजी टाटा भी मौजूद थे। दोराबजी की शादी मेहरबाई नाम की एक महिला से हुई थी, जिनसे वे बेहद प्यार करते थे और उन्होंने फैसला किया कि ये डायमंड वो अपनी पत्नी को गिफ्ट करेंगे। दोराबजी ने वो डायमंड 1 लाख पाउंड में खरीद लिया। दोराबजी की पत्नी मेहरबाई टाटा भारत में महिला सशक्तिकरण के आंदोलनों को शुरू करने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। फिर 1914 में पहले वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में स्टील की मांग में कमी आने लगी और टाटा ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ। हालत तो यहाँ तक पहुँच गई कि जमशेदपुर में दोराबजी टाटा के पास खत आया, जिसमें लिखा था कि टाटा स्टील के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। दोराबजी टाटा जानते थे कि इस मुश्किल की घड़ी से टाटा ग्रुप को बाहर निकालने के लिए उन्हें कुछ करना होगा और इसीलिए उन्होंने अपनी पर्सनल चीजों को गिरवी रखना शुरू किया, जो उस समय के हिसाब से कुल 1 करोड़ रुपए की होती थी। इसमें वो जुबली डायमंड भी शामिल था, जो दोराबजी ने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया था। अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी गिरवी रखकर दोराबजी ने टाटा स्टील के कर्मचारियों को उनका पैसा चुकाया और कंपनी को डूबने से बचा लिया। उसके बाद से 50 साल की उम्र में मेहरबाई की मौत हो गई और थोड़े ही समय के बाद सर दोराबजी टाटा भी चल बसे। मरने से पहले दोराबजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी टाटा ट्रस्ट के नाम कर दी और उनका प्यारा जुबली डायमंड भी इस तरह टाटा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का हिस्सा बन गया।
उसी ट्रस्ट ने आगे चलकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और साथियों सोशल साइंस जैसे संस्थान खोले, जो आज भी लोगों की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस बुक समरी के दौरान हमने टाटा परिवार के इतिहास की एक झलक देखी। हमने देखा कि किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और देखते ही देखते देश के सबसे रईस लोगों में शुमार हो गए। लेकिन टाटा परिवार बिजनेस की दुनिया में इकलौता ऐसा परिवार है जिसने अपनी शोहरत और दौलत को हमेशा लोगों की भलाई में लगाए रखा। उनके बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी हमेशा इस तरह के होते थे कि जिनसे देश को फायदा हो सके। चाहे वो जमशेदपुर में स्टील प्लांट लगाना हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना करनी हो, ये सारे बिजनेस प्लान आखिरकार देश के लोगों के ही काम आने वाले थे। हमने देखा कि टाटा ग्रुप द्वारा शुरू किए गए कई बिजनेस उन्होंने सरकार को सौंप दिए। किसी भी कंपनी के लिए इस तरह अपने मुनाफे को छोड़ देना आसान काम नहीं होता, लेकिन टाटा ग्रुप जमशेद जी टाटा के जिस विजन से इंस्पायर है, उसके तहत मुनाफे की बजाय नेशन बिल्डिंग ज्यादा जरूरी काम है। नमक से लेकर देश की पहली एयरलाइन तक इसी ग्रुप ने बनाई। आज टाटा मोटर्स दुनिया की कई लग्जरी गाड़ियों के ब्रांड को खरीद चुका है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा आज बिजनेस की दुनिया में ऐसी शख्सियत है जिनकी इज्जत दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन करता है। जमशेद जी टाटा से शुरू हुआ ये सफर जेआरडी टाटा, सर रतन टाटा, नवल टाटा और आज के रतन टाटा तक वैसा का वैसा बरकरार है। शायद टाटा ग्रुप देश और यहाँ तक कि दुनिया का ऐसा इकलौता बिजनेस ग्रुप होगा जिसके लिए देश के आम लोगों के मन में भी बहुत इज्जत है। हमने देखा कि कैसे मुनाफे को छोड़ते हुए टाटा मोटर्स ने ट्रक की कीमतें बढ़ाने से इनकार कर दिया और उसके बदले में उन्हें देश के ट्रक मालिकों से ऐसा प्यार मिला कि सबने अपने अपने ट्रक के पीछे ओके टाटा लिखवाना शुरू कर दिया। रईसों के लिए मुंबई का ताज पैलेस होटल हो या भारत के मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इंडिका और नैनो जैसी गाड़ियां, टाटा परिवार ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। भारत के आर्थिक विकास की बात करते हुए हम टाटा परिवार के इतिहास को अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसे में ये किताब अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक के भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए एक जरूरी साधन है। इसलिए इस किताब की ये समरी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए थे। आशा है आपने इसे पसंद भी किया होगा। आगे भी ऐसी दिलचस्प किताबों की समरी सुनने के लिए